दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने देखा कि विधि की शादी विधान से हुई थी और वह दोनों किराए के घर में रहते थे। घर की विधवा मकान मालकिन 40 वर्ष की शांति के साथ विधान का नाजायज संबंध बन चुका था, जिसकी वजह से घर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। और फिर विधान ने वहां से ट्रांसफ़र करवा लिया था और अपनी पत्नी को लेकर दूसरे शहर में सेटल हो गया था। वहाँ पर उसके माँ बाप ने उसे एक छोटा सा घर खरीद कर दे दिया था, ताकि फिर से उनके जीवन में कोई परेशानी ना आ जाए। इस बात को 1 साल बीत चुके थे और विधि को अब ऐसा लगने लगा था कि विधान पूरी तरह से शांति को भूल चुका है और अब उन दोनों के बीच के सारे संबंध खत्म हो चुके हैं। इसलिए अब वह भी अपना परिवार आगे बढ़ाने के बारे में सोच रही थी। इस बीच विधान किसी काम से शहर के बाहर गया था और आने पर घर में उसे विधि की लाश मिली। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। विधि के माँ बाप और सास ससुर दोनों उसके घर पहुंच चुके थे। सब हैरान थे कि अब तो सब कुछ ठीक हो चुका था और फिर उन बातों को बीते 1 साल का वक्त भी हो चुका है। अब जब विधि अपने जीवन में खुश थी तो उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो गई। खैर, पुलिस आ चुकी थी और प्रारंभिक तौर पर देखने में यही पता चल रहा था कि यह लूट की वारदात है जिसमें विधि की जान चली गई। शायद उसने लूट का विरोध किया होगा, क्योंकि विधान तो जब घर में आया था तो विधि की लाश घर में पड़ी हुई थी और घर का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। साथ ही साथ घर से सारे कीमती सामान और जेवर कैश वगैरह गायब थे। लेकिन फिर भी विधि के माँ बाप को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। इतनी भी लापरवाह नहीं थी विधि कि किसी अनजान शख्स को इतनी आसानी से घर में घुसने का मौका दे। वह लोग तो अपनी बेटी को खो चुके थे और उनके दामाद ने कुछ वक्त पहले ही उनकी बेटी के साथ क्या कुछ किया था उन्हें बहुत अच्छे से पता था। इसलिए उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया और बोला, हम नहीं मानते कि लूटपाट की वजह से मेरी बेटी की जान गई है। मेरी बेटी की जान उसके पति विधान ने ही ली है, क्योंकि वह किसी और औरत के चक्कर में था और उसी से शादी करना चाहता था। विधि उसके रास्ते में आ रही थी, इसलिए उसने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। यह सब कुछ सुनकर विधान और उसके माँ बाप हैरान हो गए। विधान के माँ बाप ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी बेटी चली गई, हमें इस बात का बहुत दुख है। वह हमारी बहू भी थी, लेकिन इसमें विधान का कोई दोष नहीं। हाँ, उससे 1 साल पहले गलती हुई थी और उसने अपनी गलती की हम सबसे कई बार माफ़िया मांगी हैं। विधि ने भी उसे माफ़ कर दिया था और अब वह उसके साथ खुश थी। हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया, वह तो शहर में भी नहीं था उस दिन। यह सब कुछ सिर्फ लूटपाट की वजह से हुआ है। आप हमारे बेटे के ऊपर फालतू का इल्ज़ाम न लगाएं। लेकिन विधि के माँ बाप लगातार चिल्ला रहे थे, हम यह सारी बातें नहीं मानते। हमारी बेटी का कत्ल विधान ने ही किया है, आप उसे गिरफ्तार कीजिए। पुलिस वालों ने उन लोगों को शांत किया और बोला, हम सारी जांच पड़ताल अच्छे से करेंगे, आप लोग चिंता न करें। और अगर विधान ने विधि के साथ कुछ गलत किया होगा तो वह सलाखों के पीछे होगा। लेकिन आप लोगों की ज़ोर ज़बरदस्ती से हम किसी निर्दोष को तो सलाखों के पीछे नहीं डाल सकते ना। आप हमें जांच पड़ताल करने का वक्त तो दीजिए, हम पूरी ईमानदारी से अपनी जांच पड़ताल करेंगे। और पुलिस वालों ने विधान की जांच पड़ताल पूरी होने तक उसे शहर से बाहर जाने के लिए मना कर दिया और विधि की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर चले गए। विधि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी। विधि का गला दबाकर उसे मारा गया था और उसके बाद शायद घर में लूटपाट हुई थी। पुलिस वालों ने अपनी तरफ से सारी छानबीन की। विधान सच में 2 दिनों के लिए भोपाल में ही था और विधि की मृत्यु करीब सुबह के 3 बजे हुई थी और विधान उस वक्त अपनी ट्रेन में था। विधान 8 बजे घर पहुंचा था, क्योंकि 7:30 बजे ट्रेन स्टेशन पर आई थी। तो विधान विधि को कैसे मार सकता था? पुलिस वालों ने विधान के ट्रेन के सीट नंबर के हिसाब से भी अच्छे से जांच पड़ताल की। उसके साथ बैठे यात्रियों से भी पूछताछ की। सब ने विधान की ट्रेन में होने की बात को स्वीकार किया। तो विधान तो इस मैटर से साफ साफ निर्दोष दिख रहा था। विधान के फ़ोन लोकेशन की भी जांच की गई। उसका फ़ोन भी उस वक्त ट्रेन में ही था। विधान के कॉल रिकॉर्ड्स की भी अच्छे से जांच की गई। विधान और शांति के बीच पिछले 1 साल से
कोई बातचीत नहीं हुई थी। सब कुछ क्लियर था। ऐसा कहीं से नहीं लग रहा था कि विधान ने विधि की जान ली है। घर से सोना, कैश और कीमती सामान चोरी हुए थे, इसलिए यह एक लूटपाट की वारदात ही लग रही थी। पुलिस वालों ने विधि के घर के रास्ते में जो भी सीसीटीवी कैमरे थे, सबको चेक किया। उसमें काफ़ी लोग कैप्चर हुए थे। किस पर शक किया जाता? सड़क पर तो बहुत से लोग आते जाते हैं और जाड़े का दिन था। लगभग सब ने मफलर टोपी लगा रखी थी, इसलिए कैमरे में किसी के चेहरे को पहचान पाना भी मुश्किल था। विधि के घर के आसपास कोई कैमरा नहीं था, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पड़ोसियों से भी पूछताछ की गई, लेकिन सर्दियों का मौसम था। सुबह 3 बजे की घटना थी। सब अपने अपने घरों में रज़ाई में दुबक कर सो रहे थे। किसी को कुछ भी पता नहीं था। विधि के फ़ोन की जांच की गई। विधि के फ़ोन में लास्ट कॉल विधान की ही थी, जो कि उसी रात 8 बजे के आसपास किया गया था। और विधान ने भी बोला, हमने 8 बजे बात की थी और मैंने उससे बोला था कि मैं कल सुबह 8 बजे तक घर आ जाऊंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि सुबह आने पर मुझे विधि की लाश मिलेगी। मतलब अब क्लियर हो चुका था कि विधि की हत्या लूटपाट के इरादे से की गई है। पुलिस ने आसपास के चोरी का सामान खरीदने वाले लोगों पर भी कड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी, लेकिन विधि के घर से हुई लूट का कोई भी सामान अभी तक नहीं बिका था। मामला बहुत पेचीदा हो चुका था और पुलिस वाले इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि विधान पूरी तरह से निर्दोष है और विधि का कत्ल लुटेरे ने ही किया है। लेकिन विधि के माँ बाप पुलिस की इस जांच से संतुष्ट नहीं थे और वह लगातार बोल रहे थे, हम नहीं मानते कि हमारी विधि की मृत्यु लूटपाट की वजह से हुई है। उसे इस विधान ने ही मारा है। वह उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता था ताकि उस शांति से शादी कर सके। आप गिरफ्तार करो इन दोनों को। शांति और विधान बहुत गिरे हुए इंसान हैं और इन दोनों ने ही मिलकर विधि को ठिकाने लगाया है, हमें पूरा यकीन है। लेकिन पुलिस भावनाओं में बहकर तो किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी और पुलिस वालों को विधान और शांति के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहे थे, बल्कि उन दोनों की पिछले 1 साल से कोई बातचीत भी नहीं हुई थी। कोई ऐसे सबूत नहीं मिले थे कि वह दोनों एक दूसरे के टच में भी हैं। इसलिए बिना किसी सबूत के उन दोनों को दोषी कैसे बनाया जा सकता था? उधर विधान के माँ बाप का कहना था कि हमारे बेटे से 1 साल पहले गलती हो गई थी और उसने अपनी गलती स्वीकार भी कर ली थी और अब वह पूरी तरह से अपनी पत्नी के प्रति समर्पित था कि इस बीच यह हादसा हो गया, इसलिए उसके सास ससुर उसके ऊपर यह झूठा इल्ज़ाम लगा रहे। पुलिस को भी अब ऐसा लगने लगा था कि विधि के माँ बाप अपनी बेटी के चले जाने की वजह से दामाद के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं और विधान पूरी तरह से निर्दोष है। इसलिए पुलिस वालों ने विधान को क्लीन चिट दे दी। विधि के माँ बाप को यह सब बातें हजम नहीं हो रही थी और उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने गुस्से में विधान से बोला, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हमें बहुत अच्छे से पता है कि विधि को तुमने ही मारा है। तुम उसे अपने रास्ते से हटाना चाहते थे ताकि तुम्हारा और शांति का रास्ता क्लियर हो जाए। विधान बोल रहा था, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा अब शांति से कोई लेना देना नहीं। हम तो पिछले 1 साल से मिले भी नहीं हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? लेकिन विधि के पापा ने गुस्से में विधान को एक थप्पड़ लगा दिया और बोला, तुमने मेरी बेटी को मार दिया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे पता है तुमने ही मेरी बेटी को मारा है और देखना मैं तुम्हें सलाखों के पीछे पहुंचा कर रहूँगा। विधि के पापा का थप्पड़ खाकर विधान आग बबूला हो गया और उसने भी गुस्से में बोला, हाँ मार दिया मैंने आपकी बेटी को। जीना हराम कर रखा था उसने मेरा। नहीं रहना चाहता था मैं उसके साथ, लेकिन मुझे तलाक देने को तैयार ही नहीं थी। हमारे रास्ते का कांटा बन गई थी वह। अरे चुपचाप मुझे तलाक दे देती और अपनी ज़िंदगी जीती, फिर मैं और शांति भी आराम से अपनी ज़िंदगी जीते। वह भी खुश रहती और हम भी खुश रहते। लेकिन जैसे उसने तो ठान ही रखी थी कि ना खुद खुश रहेगी और ना मुझे और शांति को खुश रहने देगी। इसलिए जब उसने मुझे शांति से अलग करवाया ना, तभी मैंने सोच लिया था कि इसका बदला तो मैं उससे लेकर रहूँगा। हाँ, मारा है मैंने आपकी बेटी को और अगर दम है तो साबित करके दिखाइए कि मैंने आपकी बेटी को मारा है। गारंटी लेता हूँ कभी साबित नहीं कर पाएंगे कि विधि का कत्ल मैंने किया है, क्योंकि सच में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।
आप लगातार मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसलिए आपके सुकून के लिए मैंने गुस्से में आज यह सब कुछ बोल दिया, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। जैसे आपकी बेटी गई है, मेरी भी पत्नी गई है। कहकर गुस्से में तमतमाता हुआ विधान वहाँ से चला गया। लेकिन विधान की बातें सुनकर विधि के मम्मी पापा को पूरा यकीन हो गया कि विधान ने गुस्से में नहीं बल्कि चिढ़कर आज अपना गुनाह कबूल कर लिया और फिर होश आने पर अपनी बातों को बदल दिया। विधान के मम्मी पापा भी बोल रहे थे, आप लगातार विधान के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ऊपर से आज उसे थप्पड़ भी मार दिया, वह भी कितना बर्दाश्त करेगा। तो उसने भी आपकी संतुष्टि के लिए आज आपके मन की ही बात कह दी। हो गई ना तसल्ली। जाइए, जाकर खोज लीजिए हमारे बेटे के खिलाफ सबूत। सबूत होंगे तब तो मिलेंगे ना। जब उसने कुछ किया ही नहीं तब कोई सबूत भी होंगे नहीं। हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारा बेटा निर्दोष है। जब पुलिस को कोई सबूत नहीं मिले तो आपको क्या सबूत मिलेंगे। देखिए, आपकी बेटी और हमारी बहू तो जा चुकी है और उसे हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन झूठ मूठ का आप हमारे बेटे को बदनाम मत कीजिए। इससे आपकी बेटी को ही दुख होगा, क्योंकि हमारे बेटे ने आपकी बेटी को नहीं मारा है, वह सुधर चुका था। लेकिन विधि के मम्मी पापा को उनकी बातों पर कोई यकीन नहीं था और विधान की आज की बातें सुनकर तो अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि उनके दिमाग में विधान के लिए जो शक था वह सच था और विधान ने तो आज खुद उनके सामने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया था और साथ ही साथ अपना असली रूप भी दिखा दिया था। विधि के माँ बाप ने अपना सर पकड़ लिया। पुलिस वालों ने अपनी तरफ से पूरी जांच पड़ताल कर ली थी। विधान के खिलाफ कोई सबूत उनके हाथ नहीं लगे थे, लेकिन फिर भी दोबारा विधि के माँ बाप पुलिस वालों के पास गए और उन्हें विधान द्वारा कही गई सारी बातें बताई। लेकिन पुलिस वालों को फिर यही लगा कि विधि के माँ बाप विधान को फंसाने के लिए ऐसी बातें बना रहे हैं, क्योंकि सच में उन्होंने अपनी तरफ से पूरी जांच पड़ताल कर ली थी। विधान के ऑफिस में भी पता कर लिया था। वह 2 दिनों के लिए भोपाल में ही था और उस दिन वह ट्रेन में ही था। कहीं से शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। शांति और विधान एक दूसरे के संपर्क में नहीं थे, उनकी कोई बातचीत नहीं होती थी, तो फिर कैसे पुलिस वाले विधान को पकड़ लेते। लेकिन विधि के माँ बाप तो यह मानने को तैयार ही नहीं थे और अब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विधान ने खुद अपना गुनाह उनके मुंह पर कबूल किया था। विधि के पापा ने कसम खा ली थी कि वह कुछ भी करके विधान के खिलाफ सबूत लेकर आएंगे और उन्होंने पुलिस वालों से बोल दिया, आप लोगों को सबूत नहीं मिला, कोई बात नहीं, आपके पास हजारों केस आते हैं और आप एक एक केस पर इतना ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन मेरी तो एक ही बेटी थी और वह मेरे लिए कोई केस नहीं थी, मेरी बेटी थी और उसकी जान लेने वाले को मैं चैन की ज़िंदगी नहीं जीने दूंगा। उसे मैं सलाखों के पीछे पहुंचा कर रहूँगा। सबूत मैं आपको ला कर दूंगा, बस आप लोग तैयार रहिएगा उस विधान को सलाखों के पीछे करने के लिए, कहकर विधि के मम्मी पापा वहाँ से चले गए। विधि की मम्मी बहुत रो रही थी और वह विधि के पापा से बोल रही थी, हम कहाँ से सबूत लाएंगे। उस विधान ने हमारे मुंह पर कबूल किया है कि उसने हमारी विधि को मार डाला है, लेकिन जब पुलिस वाले उसके खिलाफ सबूत नहीं निकाल पाए तो हम कहाँ से सबूत निकालेंगे, क्या करेंगे हम। हमारी बेटी का कातिल हमारी आंखों के सामने खुला घूमता रहेगा और कल को हमारी आंखों के सामने अपनी प्रेमिका से शादी कर लेगा जिसके लिए उसने हमारी बेटी को मारा है और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। विधि के पापा ने विधि की मम्मी को बोला, तुम रो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उस विधान को जेल के पीछे भिजवा कर रहूँगा और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। बहुत सोचने के बाद विधि के पापा ने विधान की जांच पड़ताल करवाने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करने की सोची और वह शहर के सबसे बड़े जासूस संघर्ष के पास पहुंच गए और उसे अपनी समस्या बताई। संघर्ष ने कहा, अंकल, आपकी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में आपका दामाद बेकसूर है और आप अपनी बेटी के प्यार में ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन विधि के पापा ने बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वह बहुत चालाक है और एक तरह से मुझे चैलेंज करके गया है कि दम है तो मैं साबित करके दिखाऊं कि उसने ही विधि को मारा है, क्योंकि उसने अपने मुंह से कबूल किया है कि उसने विधि को मारा है। संघर्ष जी, अगर आप चाहें तो आप सबूत ला सकते हैं, क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। संघर्ष ने बोला, अगर ऐसी बात है
तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। मैं वादा करता हूँ, अगर सच में विधान ने विधि को मारा होगा तो सबूत मैं निकालूंगा। आप बेफिक्र रहिए। अब मेरी नज़र विधान की गतिविधियों पर रहेगी। विधि के पापा संघर्ष को उसकी फीस देकर जा चुके थे, इस उम्मीद पर कि संघर्ष पक्का कोई सबूत लेकर आएगा और विधि का कातिल सलाखों के पीछे जाएगा। दोस्तों, यह कहानी फ़िलहाल यहीं तक। जल्द ही इसका अगला भाग आ जाएगा। लेकिन क्या संघर्ष सच में उस विधान के खिलाफ सबूत निकाल पाएगा जिसके खिलाफ पुलिस वालों को भी कोई सबूत नहीं मिला? क्या विधान ने सच में विधि को मारा है, या उसने गुस्से में विधि के पापा से ऐसा सब कुछ बोल दिया क्योंकि वह लगातार उसके ऊपर विधि के कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहे थे? जल्द ही इसके अगले भाग में आपको पता चल जाएगा। अगर आपको लगता है कि विधान ने ही विधि को मारा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर कहानी पसंद आ रही है तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।